चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट ए किया था, जहां पे हमने अपना सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2 कवर किया था। प्लानिंग वाली सारी बातें कवर करी थी और एग्रीकल्चर वाली सारी बातें कवर करी थी। इस पार्ट बी में हम लोग कवर करेंगे इसका सेक्शन सी, जहां पे बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। एंड हम कवर करेंगे इसका सेक्शन नंबर 4, जहां बात करेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड की, विदेशी व्यापार की। ठीक है, तो इसकी आपको पीडीएफ नोट जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप भी अच्छा स्कोर चाहते हैं करना इन बच्चों की तरह, तो लेक्चर को ढंग से देखना, प्रॉपर इसको नोट करना, इसके नोट्स बनाना, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वही आएगा और आप भी ऐसा स्कोर कर सकते हैं हमारे इन टॉपर्स की तरह। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते अपने सेक्शन नंबर सी को, जहां पर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की कि 1950 से लेकर 90 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सबसे पहले बात करते किसकी, इंट्रोडक्शन की, कि आजादी के टाइम पे जो हमारे देश में इंडस्ट्री थी वो काफी नैरो थी, काफी कम थी। इंडिया में उस समय ज्यादा नहीं, केवल कॉटन और जूट इंडस्ट्री हुआ करती थी। अंग्रेज हमारे को क्या छोड़ के नहीं गए। जब अंग्रेज गए थे तो इंडिया में इंडस्ट्री कुछ ज्यादा थी नहीं, कॉटन और जूट इंडस्ट्री थी। इसके अलावा दो इंडस्ट्री और थी, एक आयरन की थी और एक स्टील की थी। एक इंडस्ट्री जमशेदपुर में थी और दूसरी इंडस्ट्री हमारी कहा थी जी, कोलकाता में थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये चार इंडस्ट्री कॉटन, जूट, आयरन और स्टील, इससे पूरा देश चल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपेंड करने की नीड थी। हमें वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को लाने की नीड थी। अगर हमें देश को ग्रो करना है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज की नीड थी और अंग्रेजों के टाइम पे इंडस्ट्री थी नहीं, इंडस्ट्री बहुत कम थी। तो 1950 से लेकर 90 तक अब देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई कैसे, हमें उसके बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि देश के लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका महत्व क्या है। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि जो 5 ईयर प्लान थे, जो 5-5 साल के प्लान थे, उन 5 ईयर प्लान ने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया, काफी अधिक जोर दिया देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। क्या आप इसको डिफेंड करेंगे या रिफ्यूट करेंगे? तो यस, ये स्टेटमेंट डिफेंड की जाएगी, ये बात सही है। 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत अधिक एम्फेसाइज किया गया। क्यों किया गया? बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर एक देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्या बोलता है जी, 5 ईयर प्लान ने बहुत सारा दबाव दिया देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। जो इंडस्ट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक देश की ग्रोथ के लिए और एक देश की डेवलपमेंट के लिए। जो फॉलोइंग पॉइंट्स है बताते हैं कि इंडस्ट्री देश में क्यों आवश्यक है। जैसे सबसे पहला, इंडस्ट्री देश में रोजगार के अवसर बढ़ाती है। इवन इंडस्ट्री से मिलने वाला रोजगार काफी स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में केवल 6 महीने काम है, इंडस्ट्री में पूरे 12 महीने काम है। दूसरा, जो इंडस्ट्री है वो एक देश के जीडीपी को बढ़ाती है एंड जीडीपी को बढ़ाने के साथ साथ वो देश में नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती है, जिससे एक देश में गरीबों की इनकम बढ़ती है और उस देश में जो गरीब है उनको रोजगार मिलता है, उनको जॉब मिलती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो भी टूल्स इक्विपमेंट की नीड है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ट्यूबवेल है, इन सबको भी इंडस्ट्री द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसके अलावा इंडस्ट्री देश में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्री जब होती है तो देश में नई नई प्रकार की तकनीकें डे बाय डे, टाइम के टाइम सामने आती रहती है। तो ये क्या थी जी, इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस। आगे बोलता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है, तो एक देश में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार जो भी रूल्स बनाती है, जो भी रेगुलेशन बनाती है, जो भी स्ट्रेटेजीज है, जो भी स्कीम बनाती है ताकि देश की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके, उसे क्या बोलते हैं जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आजादी के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सबसे पहली इंडिया में आई थी वो 1948 में आई थी, बट ये वाली पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने 1956 में अगेन एक और पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोला सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपको फर्स्ट वाली नहीं पढ़नी बिकॉज एग्जाम के एंगल से इतनी अच्छी नहीं है। जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1956 में आई और इसका नाम पड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन
1956 एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू बनता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई। लोग बच्चे इसका आंसर 1956 लिख के आते हैं बिकॉज चैप्टर में ये ईयर ज्यादा बार आता है, बट ये सेकंड पॉलिसी का ईयर है। फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी जी? 1948 में आई। ठीक है, अब ये जो 1956 की पॉलिसी थी, इसके फीचर क्या थे कि 1956 की जो सेकंड पॉलिसी थी उसमें था क्या? देखो फर्स्ट तो नहीं पढ़नी है आपको, फर्स्ट आपके लिए नहीं है आवश्यक और इतनी अच्छी थी भी नहीं। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफी अच्छी थी एंड उसके 4 फीचर्स थे। पहला फीचर थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्री को जो है 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री को शामिल किया गया जिनको केवल और केवल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, जैसे कि रेलवे, ऑयल एंड एयरक्राफ्ट। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रीज की 3 कैटेगरी बनाई गई कि देश की 17 इंडस्ट्री पर कंट्रोल केवल गवर्नमेंट का होगा, उसको कैटेगरी ए बोला। फिर कैटेगरी बी में वो इंडस्ट्री थी जो मिक्स सेक्टर में थी, मतलब इन इंडस्ट्री में प्राइवेट भी काम करेगा एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा, और 12 इंडस्ट्री को शेड्यूल बी में रखा गया। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की, माइनिंग की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका मेन रोल रहेगा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा बट प्राइवेट सेक्टर का इतना कोई मेन रोल नहीं रहेगा। उसके बाद कैटेगरी सी, शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्री को रखा गया। शेड्यूल सी वाली इंडस्ट्री में गवर्नमेंट अपनी कोई भी टांग नहीं अड़ाएगी एंड इसमें वो इंडस्ट्री थी जो ए और बी में नहीं थी। इट मींस ए इंडस्ट्री कैटेगरी ए में और कैटेगरी बी में जितनी भी इंडस्ट्री थी उनके अलावा जो इंडस्ट्री बची जो ए और बी में नहीं थी उसको शेड्यूल सी में रखा गया और प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया। और ये काफी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी जहां पे गवर्नमेंट को अपनी टांग अड़ाने की इतनी नीड नहीं थी और इनको प्राइवेट को दे दिया कि प्राइवेट जाओ, इन्हें तुम संभालो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री एंड बची कुछ इंडस्ट्री सारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की एंड ये केवल प्राइवेट की। उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बोलता है कि सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की पॉलिसी में सरकार एक चीज लेकर आई जिसे क्या बोला? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहा गया। सरकार लाइसेंसिंग नाम के सिस्टम को लेकर आई। अब सरकार ने बोला कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है अगर वो अपनी कोई भी इंडस्ट्री खोलना चाहती है तो अब उन्हें इंडस्ट्री खोलने के लिए पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को कंपलसरी कर दिया। सरकार लाइसेंस देती भी नहीं थी, सरकार बहुत चालाक थी। सरकार बोलती थी कि लाइसेंस प्राइवेट कंपनी को हम देंगे लेकिन लाइसेंस जल्दी तभी मिलेगा अगर प्राइवेट कंपनी वादा करे कि वो अपनी इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में, पिछड़े क्षेत्र में खोलेगी। सरकार चाहती थी कि प्राइवेट इंडस्ट्री अगर बैकवर्ड एरिया में जाएगी तो देश के बैकवर्ड एरिया का, गांव का, पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा, वहां पे जॉब के अवसर क्रिएट हो गए। सरकार गांव को और शहरों को एक लेवल पे लेके आना चाहती थी। शहर तो डेवलप थे ही थे, गांव को डेवलप करने के लिए आवश्यक था कि गांव में रोजगार के अवसर बढ़े एंड गांव में रोजगार के अवसर तब बढ़ेंगे जब वहां कोई इंडस्ट्री होगी। सरकार बड़ी चालाक थी। सरकार ने प्राइवेट को बोल दिया कि तुम्हें लाइसेंस तभी मिलेगा जब तुम अपनी इंडस्ट्री कहां खोलोगे? बैकवर्ड एरिया में। क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन, ताकि पिछड़े क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर जाके इंडस्ट्री खोले। इट वॉज इजी टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश इन एन बैकवर्ड एरिया। लाइसेंस प्राप्त करना काफी आसान होता था अगर इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में खोली जाएगी। जो लाइसेंसिंग का मेन पर्पस था वो ये था कि रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा मिल सके, अन्य शब्दों में शहर और गांव एक दूसरे के बराबर आ सके। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बाद जो थर्ड स्टेप उठाया वो क्या था जी? इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन, जो कंसेशन का मतलब होता है एक तरह से छूट प्रदान करना, एक तरह से छूट प्रदान करना। प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को सरकार ने बोला कि तुम प्रोडक्शन करो, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, हम तुम्हें देंगे टैक्स हॉलिडे कि कभी कभार तुमको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, हम तुम्हें देंगे सब्सिडी बिजली पर। ठीक है, सरकार ने बोला कि हम तुम्हें अनेक प्रकार के कंसेशन देंगे लेकिन वही शर्त है, बैकवर्ड रीजन में, पिछड़े क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल कंसेशन का भी मेन पर्पस क्या था? रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। और लास्ट फीचर जो है वो क्या है? रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रिजर्वेशन।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सरकार लेकर आई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहां पे गांव के छोटे मोटे लोग मिलकर इंडस्ट्री स्थापित करते हैं ताकि गांव में रोजगार के अवसर पैदा हो सके। तो बोलता है several production industries were exclusively reserved for SSI। अब फॉर एग्जांपल सुनना इस पॉइंट पे ध्यान से, भाई मैं शर्ट बनाता हूं, अब शर्ट बनाने वाली मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब अगर मेरी बड़ी इंडस्ट्री है तो मेरे पास तो अच्छी मशीन है, मैं मशीन से प्रोडक्शन करूंगा, मैं बल्क में प्रोडक्शन करूंगा, तो मेरी शर्ट अच्छी भी बनेगी बिकॉज मशीन से बनी है, एंड सस्ती भी बनेगी बिकॉज बल्क में बनी है, तो आप लोग मेरी वस्तु खरीदोगे। अब अगर वही शर्ट एक छोटी इंडस्ट्री वाला बनाए, क्या आप उससे परचेस करोगे? नहीं परचेस करोगे बिकॉज उसकी शर्ट हाथ से बनी होगी, और प्लस वो शर्ट कम बनाएगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, शर्ट महंगी बेचेगा, जिसकी वजह से लोग करते क्या थे, लोग बड़ी इंडस्ट्री की वस्तु खरीदते थे एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वस्तुएं नहीं खरीदते थे बिकॉज उनकी वस्तुएं ना तो उतनी अच्छी होती थी एंड वो थोड़ी महंगी होती थी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पा रही थी, सरकार ने क्या करा, सरकार ने इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ एरिया को रिजर्व कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शर्ट, मान लो, एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं, मान लो शर्ट, कि अब शर्ट केवल कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सरकार ने शर्ट मुझसे छीन के उनको दे दी कि नहीं, लार्ज इंडस्ट्री तुम कुछ और काम करो, अब तुम शर्ट नहीं बनाओगे, शर्ट केवल छोटी इंडस्ट्री बनाएगी। अब इससे क्या होगा, अब अगर आपको शर्ट खरीदनी है तो आपको मजबूरी में छोटी इंडस्ट्री से ही परचेस करनी पड़ेगी बिकॉज शर्ट में तो बनाता नहीं हूं। इससे उनका बेनिफिट होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका रोजगार बढ़ेगा। तो सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ एरिया, कुछ प्रोडक्शन एरिया उनके लिए क्या कर रिजर्व कर दिए कि प्रोडक्शन केवल तुम करोगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इससे दूर रहेगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन सेक्टर में एंटर नहीं करेगी। एसएसआई को कंसेशन दिए गए, उनको और बढ़ावा देने के लिए क्या दीजिए, कंसेशन दिए, ठीक है, कि तुमको सब्सिडी मिलेगी सस्ते दाम पे, तुमको बिजली मिलेगी, तुमको टैक्स हॉलिडे मिलेंगे, एंड इवन और बढ़ावा देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, एसएसआई बोर्ड की स्थापना भी की गई ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रॉपर सपोर्ट दिया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्राइवेट सेक्टर अंडर आईपीआर 1956। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसको देखने को मिला है, ठीक है। ये बोलता है कि बताइए प्राइवेट सेक्टर को वाई, क्यों एंड हाउ, कैसे कंट्रोल ये रेगुलेट किया गया आईपीआर 1956 में। सुनना बहुत ध्यान से, जो प्राइवेट सेक्टर आपको पता है वो मेनली प्रॉफिट के लिए काम करता है एंड वो सोशल वेलफेयर को इग्नोर करता है। भाई प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको मतलब नहीं है देश में कौन गरीब है कौन अमीर है, समानता है या नहीं है, उसको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको इक्विटी समानता से कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ देते, वो भी कब, जब देश आजाद हुआ है, वो भी कब, जब देश डेवलप होने की स्टार्टिंग पे है, तो अगर डेवलपमेंट के टाइम पे, आजादी के टाइम पे हम आंख बंद करके इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को दे देते, तो वो तो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए देश का नुकसान कर देता, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए देश के गरीबों का नुकसान कर देता, देश में असमानता को बढ़ावा देता। तो स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में इंडस्ट्री प्रोवाइड करना काफी रिस्की था। इसकी इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया कि नहीं, अभी प्राइवेट को हम फ्री करेंगे बट बाद में करेंगे, बट अभी अभी देश आजाद हुआ है, अभी रिस्क लेना सही नहीं है, अभी प्राइवेट को फ्री छोड़ना सही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग कंट्रोल करेंगे। और उनको कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लाई गई, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया गया, लिमिटेड रोल, कि प्राइवेट सेक्टर को रोल काफी कम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल उन्हें केवल वो इंडस्ट्री दी गई जो शेड्यूल सी में है, शेड्यूल ए वाली इंडस्ट्री एंड बी वाली इंडस्ट्री से बाहर रखा गया, उनको शेड्यूल सी वाली छोटी मोटी इंडस्ट्री दी गई कि अगर यहां पे कुछ करेगी भी तो देश के ऊपर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उन्हें कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लाया गया कि प्राइवेट कंट्रोल करना है तो उनको एक लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, बगैर गवर्नमेंट लाइसेंस के प्राइवेट सेक्टर एक तिनका भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उनको जो है लाइसेंस के माध्यम से कंट्रोल किया गया, ठीक है, कि अगर उन्हें कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है या ऑलरेडी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना है या प्रोडक्शन को चेंज करना है, कि पहले मान लो जूते बनाते थे, अब मान लो उन्हें कपड़े बनाने हैं, प्रोडक्शन को चेंज करना है, तो स्टार्ट करना है, एक्सपेंड करना है, चेंज करना है, हर चीज के लिए गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस के माध्यम से कंट्रोल किया गया, उनको रोल काफी लिमिटेड दिया गया। इसके अलावा और क्या बोला कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस उनको तभी मिल पाएगा
अगर वो बैकवर्ड रीजन में, पिछड़े क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देश में रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय समानता प्राप्त की जा सके, गांव को और शहरों को एक लेवल पे लाया जा सके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है, छोटी इंडस्ट्री होती है, और जो अक्सर गांव के लोगों द्वारा स्टार्ट की जाती है, ताकि एक गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। 1955 में द कार्वे कमेटी की स्थापना हुई। कार्वे कमेटी को विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहते हैं। एम्फेसाइज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल डेवलपमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर, कि देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस किसने ऑब्जर्व करी? तो कार्वी कमेटी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जिसको हम लोग विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहते हैं। एंड इसने सबसे पहले महसूस किया कि अगर एक देश को डेवलप करना है या गांव को डेवलप करना है, तो वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लिखा मीनिंग कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसकी असेट पर डिपेंड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रॉपर मीनिंग नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मीनिंग उसकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, कि मैं अगर किसी इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्ट करता हूं तो वो स्मॉल स्केल है, इससे अधिक करता हूं तो वो स्मॉल स्केल नहीं है। क्या लिखा है जी? कि इनिशियली स्टार्टिंग में 1950 के दौरान, ठीक है, लिमिट थी 5 लाख रुपए, कि अगर किसी इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 1950 की बात हो रही है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। लेकिन समय के साथ साथ लिमिट बढ़ गई। वर्तमान में अगर मैं किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करता हूं तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। पेपर में एमसीक्यू बन जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट कितनी है जी वर्तमान में? 1 करोड़। पहले कितनी थी जी? 5 लाख रुपए। कार्य कमेटी कब आई थी जी? 1955 में। इसका एक नाम और क्या है जी? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। किस कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के महत्व को पहचाना था? कार्य कमेटी ने। तो ये टॉपिक जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के एमसीक्यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं। बोलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रूल बोल लो, एडवांटेज बोल लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट क्यों किया, सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट क्यों करती है? तो उसके हमारे पास 5 रीजन है। सबसे पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश में रोजगार पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव तकनीक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लेबर लगती है ज्यादा एंड मशीन लगती है कम, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ता है। दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये आय की समानता को बढ़ाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अक्सर मिडिल इनकम वाले लोग या लो इनकम वाले लोग काम करते हैं, और जब वो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो उससे उनकी इनकम बढ़ती है, गरीबों की इनकम बढ़ती है, और आय में जो असमानता है वो कम होती है। उसके बाद रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रों में समानता आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अक्सर गांव में या छोटे शहरों में स्थापित की जाती है, जबकि वो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो तो आपके बड़ी बड़ी अर्बन एरिया में स्थापित होती है। अब क्योंकि छोटे छोटे शहरों में और गांव में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, तो वो शहर डेवलप करेंगे, वो गांव डेवलप करेंगे, और गांव और शहरों में क्या मिलेगी जी? समानता मिलेगी। इसके अलावा लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा पैसों की नीड नहीं है। ये छोटी इंडस्ट्री होती है जहां पे कम पैसों से भी काम को स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से रीलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन छोटी होती है, मशीन बड़ी नहीं होती। छोटी इंडस्ट्री है, छोटी मशीन है, और छोटी मशीन को यहां से वहां ले जाना संभव होता है, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है लोकेशन में, यहां से वहां आसानी से लोकेट किया जा सकता है। तो ये तो उसके बेनिफिट हो गए, बट कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? रॉ मटेरियल शॉर्टेज। अक्सर क्या होता है, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो दुकानों से बल्क में कच्चा माल खरीद लेती है, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अच्छा माल नहीं बचता, लो क्वालिटी का माल बचता है, एंड उनको वो महंगा मिलता है। ठीक है, तो कच्चे माल की कमी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज बड़ी इंडस्ट्री सारा कच्चा माल पहले ही परचेज कर लेती है एडवांस देके। लैक ऑफ मनी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मनी होता है। इन लोगों के पास प्रोडक्शन शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता, और बैंक वगैरह भी इनको आसानी से लोन प्रदान नहीं करते,
कि भाई बैंक वालों डर रहता है कि वापस कर पाए या ना कर पाए, तो बैंक वाले भी इनको इजीली लोन प्रदान नहीं करते। एंड अगर प्रदान करते भी है, वैसे करते नहीं है, एंड अगर प्रदान करते भी है तो इनको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है, या फिर अगर ये बैंक के अलावा अपने दोस्तों के पास या गांव के साहूकार महाजन के पास लोन मांगने आते हैं तो गांव के साहूकार महाजन भी इनको महंगे दाम पर लोन प्रदान करते हैं। अगला है मार्केटिंग चैलेंजेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वस्तु बेचने में, मार्केटिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी इंडस्ट्री के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, जो बड़ी इंडस्ट्री की वस्तु होती है वो स्मॉल इंडस्ट्री कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बड़ी इंडस्ट्री की वस्तु परचेस करते हैं एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वस्तु परचेस नहीं करते, जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी वस्तु बेचने के लिए दाम काफी कम करने पड़ते हैं ताकि इनकी वस्तु मार्केट में बिक जाए। और लास्ट है जी लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास कैपिटल कम होती है, पैसा कम होता है, जिसकी वजह से अक्सर उनको पुरानी मशीन पर निर्भर रहना पड़ता है एंड पुरानी मशीन बार बार खराब होती है, उसको ठीक करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये थी एसएसआई की प्रॉब्लम या फिर लिमिटेशंस। आगे प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एसएसआई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस प्रकार से सरकार प्रोटेक्ट या प्रमोट करती है। तो हाउ डिड गवर्नमेंट प्रमोट, बढ़ावा देना, एंड प्रोटेक्ट, बचाना, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। क्या बोलता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वस्तुओं के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते। ठीक है, जो लार्ज इंडस्ट्री की वस्तु होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है, बिकॉज मशीन से बनती है, बल्क में बनती है, सस्ती होती है और अच्छी क्वालिटी की भी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसकी वजह से सरकार ने बीच में एंट्री ली एंड सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया, किससे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। कैसे, पहला पॉइंट कि सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ एरियाज को रिजर्व कर दिया कि जो प्रोडक्शन है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया 5 मिनट पहले कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में, याद करो कि बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट को क्या कर दिया जी, रिजर्व कर दिया, किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, कि अब इन वस्तु का प्रोडक्शन केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेगी, इनका प्रोडक्शन लार्ज इंडस्ट्री द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये तो क्या दिया जी, ये दिया प्रोटेक्शन, ये क्या दिया जी, प्रोटेक्शन, एंड ये वाला पॉइंट है प्रमोशन। ठीक है, पहला वाला पॉइंट है प्रोटेक्शन का एंड अगला पॉइंट है प्रमोशन का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनको कंसेशन भी प्रदान करे, सरकार ने इनको कंसेशन दिए, मींस थोड़ी छूट प्रदान करी, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी, अनलिमिटेड टैक्स की सरकार इनसे टैक्स कम लेगी, ये सरकार इनको जो है काफी लोअर इंटरेस्ट रेट पर सस्ते दाम पर लोन प्रदान कर देगी। इससे क्या होगा, इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा और वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन प्रदान किया गया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टॉपिक फिनिश हो चुका है। ये नेक्स्ट टॉपिक है लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, जरा समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है जी, ये बोलता है कि व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी क्षेत्र, कि सरकारी क्षेत्र को एक लीडिंग रोल या फिर प्राइमरी रोल या फिर मेन रोल क्यों दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, कि सरकार को ही देश के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में मेन रोल क्यों दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। क्वेश्चन ये बनता है। तो बोलता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट सेक्टर आपको पता है वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है, और अभी अभी देश आजाद हुआ है, अभी इतना रिस्क लेना संभव नहीं है कि प्राइवेट को इंडस्ट्री दे दो और वो डेवलप करे। भाई वो तो प्रॉफिट के नाम पे इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी, वो देश का नुकसान कर देगी, देश के गरीबों को मार देगी। कौन, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट सेक्टर केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर could not be left entirely in the private hand। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइवेट के हाथों में छोड़ नहीं सकते थे। जो पब्लिक सेक्टर है या फिर जो गवर्नमेंट है उसने ही एक अहम भूमिका निभाई देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। हमने प्राइवेट को उससे दूर रखा। क्यों रखा, इसके 3 रीजन है। रीजन नंबर 1 बोलता है लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला कि प्राइवेट सेक्टर के पास देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं था, कैपिटल नहीं थी। लिखा है ना कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट did not have enough fund to establish large industry, so government took the lead। कि प्राइवेट के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सके।
जिसकी वजह से सरकार को ही लीड लेनी पड़ी, सरकार को ही डेवलपमेंट करना पड़ा। दूसरा, लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो उनके पास पैसा था भी, किनके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा था भी, तो भी वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। उस समय देश हुआ था आजाद, इंडियन मार्केट काफी छोटी थी, उस समय देश में कस्टमर काफी कम थे, कंज्यूमर काफी कम थे, बिकॉज लोगों की जेब में वस्तु खरीदने के लिए पैसा था ही नहीं। और इतने कम कस्टमर, इतनी छोटी मार्केट की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके रिस्क लेना नहीं चाहते थे, कि प्राइवेट के माइंड में था हम इतना सारा पैसा लगा के अगर इंडिया में इंडस्ट्री स्थापित करते भी है तो भी इंडिया के लोगों के पास वस्तु खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम तो नुकसान में आ जाएंगे। हमने इतने रुपए लगाए, इंडस्ट्री बनाई, एंड लोग सामान खरीदते ही नहीं है बिकॉज उनकी जेब में पैसा नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था बिकॉज देश की मार्केट छोटी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने ही देश में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और तीसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर मान लो इन्वेस्टमेंट कर भी देता तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता, जबकि हमारा फोकस उस समय क्या था, सोशल वेलफेयर। बोलता है गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, ये गवर्नमेंट का पर्पस है देश में सोशल वेलफेयर हो, देश में जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़े, देश में सोशल इक्विटी समानता है। अगर प्राइवेट काम करता तो मशीन से काम करता, देश में रोजगार नहीं बढ़ता, वो गरीबों के लिए काम नहीं करता, अमीर के लिए काम करता, देश में समानता नहीं आती। सरकार चाहती थी देश में समानता आए, देश में रोजगार बढ़े, इसलिए सरकार ने बोला नहीं, हम खुद अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे एंड हम लेबर के माध्यम से काम करवाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे ताकि देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ सके। हम जो है एक बैलेंस डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है पब्लिक सेक्टर को ही एक अहम भूमिका निभानी पड़ी देश के डेवलपमेंट में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूं, कितने सारे टॉपिक मैं करवा रहा हूं, हर एक टॉपिक करवा रहा हूं आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा वो वाला सीन नहीं है बाकी यूट्यूब वाले टीचर्स की तरह कि कुछ कुछ टॉपिक कराए एंड छोड़ दिया। मैं हर एक टॉपिक करवा रहा हूं, मैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कुछ रह ना जाए, ठीक है। वंस अगेन वीडियो हल्की सी लेंथी होगी बट मैं गारंटी से बोल रहा हूं बेनिफिशियल यही से होगी। ये सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ध्यान से मुझसे पढ़ लिए तो, ठीक है। हाँ भाई, ये बोलता है पब्लिक सेक्टर के यूजफुलनेस क्या है, एडवांटेज क्या है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन ये है कि दो पब्लिक सेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, कि देश की इंडस्ट्रीज के लिए पब्लिक सेक्टर काफी आवश्यक है, ठीक है। मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनकर ह्यूज लॉस। पब्लिक सेक्टर का बच्चों मतलब होता है मेनली सरकारी कंपनी, कि सरकारी कंपनी, ये सरकार देश के काफी आवश्यक है। बोलते बहुत सारी सरकारी कंपनी घाटे में है, लॉस में है, एंड आर अ ड्रेन ऑन द इकोनॉमी रिसोर्स, जो देश का पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, बह रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उनको कंटिन्यू कर रही है, सरकार इन देश की इंडस्ट्रीज को रोक नहीं रही है। भाई बहुत सारी सरकारी कंपनी घाटे में है, बहुत सारी सरकारी कंपनी लॉस झेल रही है, देश का जो रिसोर्स, देश का पैसा है वो सरकारी कंपनी के ऊपर पैसा बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे केस में सरकारी कंपनी बंद कर देनी चाहिए। नहीं, सरकार अपनी कंपनी बंद नहीं कर रही बिकॉज सरकार प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सरकार समाज के भले के लिए काम कर रही। सरकार को पता है कि ये कंपनी भले ही घाटे में है, भले ही पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इससे देश का भला तो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सरकारी स्कूल मान लो घाटे में है, बट इसका मतलब ये नहीं घाटे में होने की वजह से सरकार उस गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर दे एंड बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कर दे। एक सरकारी अस्पताल घाटे में है तो उसका मतलब ये नहीं सरकार घाटे की वजह से उस अस्पताल को बंद कर दे एंड लोग का इलाज बंद हो जाए। घाटे में होने के बावजूद भी सरकारी कंपनी काम करती है बिकॉज वो प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए बनाई गई है। तो बोलता है कि यस, ये बात ट्रू है, ये बात सच है कि बहुत सारी सरकारी कंपनी लॉसेस में है, घाटे में है, लेकिन फिर भी वो एक देश के लिए बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उन सरकारी कंपनी देश में क्या बेनिफिट मिलते हैं तो देखो, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो सरकारी कंपनी प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। बोलता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी कंपनी देश में ट्रांसपोर्ट बिल्ड करती है, देश में एनर्जी, बिजली बिल्ड करती है, देश में हैवी इंडस्ट्री बिल्ड करती है, और इन सबको बिल्ड करने के लिए काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड है।
प्राइवेट की जेब में इतना पैसा नहीं है वो इन सबको जो है बिल्ड कर सके। ओनली गवर्नमेंट ही इसको अफोर्ड कर सकती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला फायदा क्या हो गया, जो सरकारी कंपनी है, जो सरकार है, वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। दूसरा, जो सरकार है वो देश में बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करती है। जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है वो अक्सर बैकवर्ड एरिया को अवॉइड करती है। क्यों? बिकॉज उनको बैकवर्ड एरिया में ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। लेकिन सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी ने या सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, ठीक है, और बैकवर्ड एरिया को प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाया। और सरकार का क्या बेनिफिट है? थर्ड बेनिफिट, सरकार रोजगार के अवसर पैदा करती है। जो पीएसयू है वो देश में रोजगार क्रिएट करती है। कैसे? लेबर इंटेंसिव तकनीक का प्रयोग करके। जो पीएसयू है वो कैपिटल इंटेंसिव तकनीक का प्रयोग नहीं करती, वो लेबर इंटेंसिव तकनीक का प्रयोग करती है ताकि लेबर को जॉब मिले अधिक से अधिक। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी लेबर इंटेंसिव का प्रयोग करती है, जिससे कि देश में बेरोजगारी कम होती है, गरीबी कम होती है एंड रोजगार बढ़ता है। इसके अलावा सरकारी कंपनी फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन करेंसी कमाने में हेल्प करती है। बहुत सारी सरकारी कंपनी ऐसी वस्तु बनाती है, एक्सपोर्ट करती है, जिससे विदेशी करेंसी देश में आती है, तो देश के डेवलपमेंट के लिए काफी आवश्यक है। तो वही बोलता है कि घाटे होने के बावजूद भी सरकारी कंपनी देश की इंडस्ट्री में एंड देश के डेवलपमेंट में काफी अहम भूमिका निभाती है, काफी अहम तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए इनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, इनको रोका नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 6 टॉपिक, यूजफुलनेस और एडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर। और यहां पे आपका जो है सेक्शन 3 खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 4। चलिए जी, सेक्शन नंबर 4 फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक भारत का फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार कैसा था। तो भारत ने अपने विदेशी व्यापार में आजादी के टाइम पे 1950 के बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अपनाया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी का मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स को रिप्लेस कर दो उन वस्तु से जो देश में प्रोड्यूस हो सकती है। सिंपल भाषा में, जो वस्तु हम बाहर से मंगाते थे, अब वो वस्तु बाहर से मत मंगाओ, बाहर से वस्तु मंगाना बंद करो और उन वस्तु को देश के अंदर ही बनाओ। दूसरे देश पर जो डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को कम कर दो, अल्टीमेटली आत्मनिर्भर हो जाओ। जितना भी प्रोडक्शन करना है अब देश के अंदर करो, दूसरे देश पर निर्भर मत रहो। इसको क्या बोला जी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिसी जिसका एम क्या है? रिप्लेसिंग इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, कि विदेशी वस्तु को रिप्लेस कर दो देश की बनी वस्तु से। इट एनकरेज लोकल प्रोडक्शन ऑफ आइटम दैट इंडिया प्रीवियसली इंपोर्टेड, कि जिसको हम पहले इंपोर्ट करते थे अब इंपोर्ट मत करो, अब लोकल मतलब क्या, उसको अपने देश में ही प्रोड्यूस करो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड, जो इंडिया के शुरू के 7 प्लान थे, वही पहले 5 ईयर प्लान से लेके 7th 5 ईयर प्लान तक इंडिया ने इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को काफी अच्छे से अपनाया है। ठीक है जी, अब ये जो पॉलिसी लाई कि बाहर से वस्तु मत खरीदो, अपने देश में बनाओ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके रीजंस क्या है? रैशनल का बच्चों मतलब भी क्या होता है जी? रीजन ही होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डिड पॉलिसी मेकर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये पॉलिसी क्यों अपनाई? तो बोलता है इसको अपनाने के पीछे जो है 3 रीजन थे। सबसे पहला, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ताकि देश की इंडस्ट्री को बचाया जा सके। यस, अगर वस्तु बाहर से आती थी तो इंडिया के लोग हमारे देश की वस्तु खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि हमने अभी न्यू इंडस्ट्री स्थापित करी है, हम इतनी अच्छी वस्तु बना नहीं पाते, और बाहर से जो वस्तु बन के आती थी वस्तु अच्छी होती थी। तो इंडिया के लोग जो है अपने देश की वस्तु ना खरीद के बाहर की वस्तु खरीदते थे, जिसकी वजह से हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो रही थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की डिमांड नहीं हो रही थी, उनकी वस्तुएं मार्केट में सेल नहीं हो पा रही थी। सरकार चाहती थी कि अपने देश की इंडस्ट्री की वस्तु ही मार्केट में सेल हो, अपने देश की इंडस्ट्री ही आगे बढ़े। तो उसके लिए आवश्यक था कि बाहर से वस्तु देश में ना आए, जिसकी वजह से सरकार ने बाहर से देश में वस्तुएं मंगाना बंद कर दिया, और मजबूरी में अब इंडिया के लोगों को देश की वस्तु खरीदनी पड़ती थी, जिसकी वजह से अब देश की इंडस्ट्री बच गई बर्बाद होने से। अदरवाइज इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती अगर कोई उन वस्तु को ना खरीदता। तो क्या बोलता है जी?
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। अब इसको बचाने के लिए सरकार ने टैरिफ और कोटा का प्रयोग करा। टैरिफ और कोटा क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। टैरिफ और कोटा के माध्यम से इंपोर्ट को देश में कम किया गया, इंपोर्ट को खत्म किया गया, एंड लोगों को जो है अब लोकल इंडस्ट्रीज से, देश की बड़ी इंडस्ट्री से वस्तु खरीदनी पड़ती थी। देश की इंडस्ट्री को एक शील्ड मतलब देश की इंडस्ट्री को जो है प्रोटेक्शन मिली, किससे? फॉरेन कंपटीशन से। अब हमारी वस्तु के सामने कोई विदेशी कंपटीशन नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो मोबाइल फोन रखूं, एक रखूं मान लो सैमसंग का और एक रखा मान लो मैंने फोन एलजी का। अब एलजी इंडियन कंपनी का फोन है, सैमसंग विदेशी कंपनी का फोन है, आप किसको परचेस करेंगे? सैमसंग को, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ज्यादा अच्छा फोन है। तो एलजी तो बर्बाद हो जाएगा ना। सरकार चाहती है एलजी वाली कंपनी देश में बनी रहे, वो बर्बाद ना हो, तो उसके लिए सैमसंग को देश में आने मत दो, फॉरेन कंपटीशन को कम करो। तो फॉरेन कंपटीशन को कम करने के लिए, देश की इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया गया। दूसरा सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम बाहर से वस्तु खरीदेंगे तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड हमारे पास से बहुत सारा डॉलर बाहर जाएगा, एंड वो डॉलर की हमको नीड है देश में बाकी चीज के लिए। तो विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए, फॉरेन करेंसी वेस्ट ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि उन वस्तु पर उसको खर्च किया ना जाए जो देश में बन सकती है। भाई फॉरेन करेंसी एक देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी होगी, आप दूसरे देश से नई तकनीक मंगा सकते हो, दूसरे देश से नई मशीनें मंगा सकते हो, दूसरे देश से युद्ध के लिए हथियार मंगा सकते हो। अगर फॉरेन करेंसी होगी ही नहीं, आप दूसरे देश से ना तो नई तकनीक आ पाएगी, ना मशीनें आ पाएगी, ना हथियार आ पाएंगे। क्यों? बिकॉज आपने उस करेंसी को बेफालतू की चीजों पे, खाने पीने का आइटम पे, कपड़ों पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी को सरकार बचाना चाहती थी, तो क्या बोलता है? इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग फॉरेन करेंसी ऑन इंपोर्ट, कि इंपोर्ट पे फॉरेन करेंसी खर्च करने की बजाय इंडिया को लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी है उसको बचाया जा सकेगा। एंड थर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी। हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे, याद करो कॉमन गोल का गोल नंबर 3, हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे, हम दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने इस पॉलिसी को अपनाया कि इंडिया जो है सेल्फ पेलेंट या फिर सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था। फॉर एग्जांपल हम व्हीकल बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब इसको इंपोर्ट करने के बजाय देश में बनाना ही क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? हम आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे और फॉरेन करेंसीज भी बच जाएगी। तो ये थे कुछ रीजंस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड इन इंडिया, कि इंडिया में इंपोर्ट पर क्या लगाए गए? रेस्ट्रिक्शंस, कि इंपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। क्यों? ताकि फॉरेन करेंसी को बचा सके एंड आत्मनिर्भर बन सके। जस्टिफाई कीजिए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या करना है? सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्फ सफिशिएंसी, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, अपना आप एक्सप्लेन करेंगे, ये करना है। देखो आपको ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो यहां मैंने लिख रखा है वो ये आपको जो है यहां पे लिखना है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बोलता है हम अपनी देश की इंडस्ट्री फॉरेन कंपटीशन से क्यों बचा रहे थे? ताकि फॉरेन करेंसी बच सके एंड आत्मनिर्भर हो सके। हम अपनी देश की इंडस्ट्री को विदेशी कंपटीशन से बचाते थे, क्यों? ताकि यही दोनों पॉइंट वापस आ गए, फॉरेन करेंसी बच सके एंड आप आत्मनिर्भर हो सको। अगेन एक्सप्लेन कर देना इसको। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। अब जो मैंने आपसे बात की थी टैरिफ और कोटा, मैं उस पर आ चुका हूं कि बताओ देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी कैसे गई। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया नहीं नहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सरकार साफ साफ मना नहीं कर सकती कि बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सरकार कुछ तरकीब लेकर आई जिसकी वजह से इंडिया के लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने आप इंपोर्ट करना कम कर दिया। क्या बोलता है कि हाउ डिड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बोलता है कि हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया, हाउ, ठीक है। जबकि यहां पे था डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट क्यों किया, वाई, रीजन। तो क्यों किया प्रोटेक्ट? ताकि फॉरेन करेंसी बच सके, आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन हमने अपनी देश की इंडस्ट्री को बचाया कैसे फॉरेन कंपटीशन से? हमने फॉरेन कंपटीशन खत्म कैसे किया? तो बोलता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने
देश की इंडस्ट्री को बचाया। कैसे? फॉरेन कंपटीशन से। कैसे? टैरिफ और कोटा के माध्यम से। अब टैरिफ और कोटा क्या है? तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जब बाहर से वस्तु मंगाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैरिफ। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को, टैरिफ को काफी हाई कर दिया कि बाहर से अगर हम अब कोई वस्तु मंगाएंगे तो मान लो पहले 10% टैक्स देते थे, अब मान लो 200%, 300% इतना टैक्स देना पड़ता था। मतलब 10 रुपए की चीज आपको 30 रुपए की मिलेगी, 40 रुपए की मिलेगी। अब इतना अधिक टैक्स कोई व्यक्ति देगा क्या? अगर मुझे कोई बाहर से वस्तु मंगानी है 10 रुपए की वस्तु के लिए, क्या मैं 40 रुपए दूंगा? क्या नहीं दूंगा। और मजबूरी में अब मैं अपने देश की वस्तु परचेस करूंगा। सरकार ने क्या किया? सरकार ने काफी अधिक इंपोर्ट ड्यूटीज कर दी फॉरेन गुड्स पे, ठीक है, उन्हें एक्सपेंसिव बना दिया, महंगा बना दिया, जिसकी वजह से लोगों ने उसके यूज को डिस्करेज कर दिया एंड उसके स्थान पे लोकल गुड्स का यूज करना शुरू कर दिया, लोकल गुड्स को प्रमोट किया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टैरिफ है। सेकंड पॉइंट है कोटा। बोलता है कोटा का मतलब होता है गुड्स की मात्रा पे एक लिमिट लगाना कि आप कितनी वस्तु इंपोर्ट कर सकते हो। पहले क्या था? पहले मैं एक बार में बहुत सारी वस्तु इंपोर्ट करता था। अब सरकार ने लिमिट लगा दी कि नहीं, अब आप एक बार में अधिक वस्तु इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब आप एक बार में कुछ लिमिटेड गुड्स ही इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंपोर्ट पर क्या लगा दिया? उनकी मात्रा पर क्या लगा दी? एक लिमिट लगा दी कि पहले मान लो मैं 50 शर्ट मंगा रहा हूं, अब 50 नहीं, आप केवल 5 शर्ट मंगा पाएंगे। तो इसे बोलते हैं कोटा। दिस एंश्योर्ड दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैड लेस कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन मार्केट। इससे क्या हो गया? इससे कंपटीशन कम हो गया कि अब इंडिया में विदेशी वस्तु कम होती थी, बिकॉज आप ज्यादा वस्तु नहीं मंगा पाते थे। जब आपकी विदेशी वस्तु खत्म हो जाती थी तो आपको मजबूरी में इंडियन वस्तु ही परचेज करनी पड़ती थी। समझ में आ गया? तो इन दोनों के माध्यम से, टैरिफ और कोटा के माध्यम से इंपोर्ट को रोका गया एंड लोकल इंडस्ट्रीज को जो है, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिला, क्योंकि अब उनके सामने फॉरेन कंपटीशन का कोई भी फियर, कोई भी डर नहीं था। तो बताओ भाई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे बचाया? टैरिफ और कोटा के माध्यम से। आगे बोलता है इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी अपनाई, इसके इंपैक्ट क्या पड़े? तो कुछ इंपैक्ट थे पॉजिटिव एंड कुछ इंपैक्ट थे नेगेटिव। पहला, हम क्या हो गए जी? आत्मनिर्भर हो गए, अब दूसरे देश पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। दूसरा, देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, बिकॉज अब हम दूसरे देश पे डिपेंड नहीं थे, प्रोडक्शन सारा खुद करना था, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ा। तीसरा, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी बची। एंड चौथा, अब देश में नई प्रकार की इंडस्ट्री सामने आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कार मैं बाहर से मंगाता था, लेकिन अब बाहर से मंगाना बंद हो गया, अब कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं खुद बनाऊंगा। तो देश में नई नई प्रकार की इंडस्ट्री सामने आ रही थी। तो ये थे उसके पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े? इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। जो सरकारी कंपनी थी वो उनकी मोनोपोली बन गई थी, वो इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी के सामने अब ना तो फॉरेन कंपटीशन था और ना ही अब प्राइवेट कंपटीशन था। याद है ना आप लोगों को कि प्राइवेट सेक्टर को दबा के रखा था, उनको शेड्यूल सी में डाल दिया। तो ना तो सरकार ने प्राइवेट को बढ़ने दिया, उनको भी बहुत कम रोल दिया, एंड ना ही सरकार ने विदेशी कंपनी को आने दी। अब केवल सरकार की कंपनी पूरे इंडिया में चलती थी, जिसकी वजह से सरकार की मोनोपोली बन गई। मोनोपोली बनने का मतलब है सरकार अकेली कंपनी थी, और जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं होता, तो वो व्यक्ति आलसी बन जाता है कि यार कोई कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं टीचर हूं और मेरे अलावा मेरे एरिया में इकोनॉमिक्स कोई भी नहीं पढ़ाता। अब जब मुझे पता है ये सारे बच्चे पढ़ने मेरे पास ही आएंगे और इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो आलसी हो जाऊंगा ना। मैं क्लास में लेट आ रहा हूं, मैं क्लास को जल्दी छोड़ रहा हूं, ढंग से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे मेरे पास से कहीं जाने नहीं वाले। क्यों? बिकॉज इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आलसी पना दिखा दिया। तो वही हुआ, सरकारी कंपनी की मोनोपोली बन गई थी क्योंकि उनके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं था। ना तो फॉरेन कंपटीशन था क्योंकि उसको भी खत्म कर दिया, एंड ना प्राइवेट कंपटीशन था, जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंटली काम कर रहे थे। दूसरा, इंडस्ट्री कंटिन्यूज यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी विद नो मॉडरेशन। वही सरकारी कंपनी आलसी बन गई थी, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं था, जिसकी वजह से वो पुरानी तकनीक का यूज करती थी और कोई भी आधुनिकीकरण नहीं करती थी गुड्स के अंदर। जो गुड्स चल रही है 10 साल से, वही वस्तु सरकार आज भी वैसे ही बेच रही थी, सरकार कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करती थी। इसके अलावा वीक एक्सपोर्ट सेक्टर, हमारा सारा का सारा ध्यान इंपोर्ट कम करने पे लग गया, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी तो बढ़ना चाहिए।
हमने अपना ध्यान इंपोर्ट कम करने में लगा दिया, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ध्यान नहीं लगाया। एक देश का एक्सपोर्ट बढ़ना काफी अच्छी बात होती है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया। हमारा सारा फोकस किस पे था? देश के प्रोडक्शन पे था, ना कि एक्सपोर्ट करने पे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि 1950 से 90 के बीच क्या हमारे देश का एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ था? क्या हमारे देश का एक्सपोर्ट आगे बढ़ा? तो बोलेंगे नहीं। 1950 से 90 तक हमारे देश का एक्सपोर्ट सेक्टर काफी वीक था, देश का एक्सपोर्ट सेक्टर आगे नहीं बढ़ सका था। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। क्रिटिकल इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी एग्जाम में काफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ठीक है, ये दो सवाल बन जाते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो हमने अभी सेक्शन नंबर 3 में पढ़ी, और जो ट्रेड पॉलिसी थी सेक्शन नंबर 4 में पढ़ी, फॉरेन ट्रेड, तो बोलता है कि इसको ना मतलब इसको ऑब्जर्व करो, इसको एग्जामिन करो और बताओ कि 1950 से लेकर 90 तक जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई या जो भी ट्रेड पॉलिसी अपनाई, इसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि इसको मतलब इसको असेस करो और बताओ कि इससे अच्छे इंपैक्ट क्या पड़े और इसके बुरे इंपैक्ट क्या पड़े। अल्टीमेटली चैप्टर का एंड है कि जो आपने 1950 से लेकर 90 तक इतनी सारी बातें पढ़ी, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, जो एक और वीडियो से पहले उसमें पढ़ा है मैंने, तो ये बोल रहा है अब आपने पूरा पढ़ लिया है ना, अब जरा ऑब्जर्व करके बताओ कि 1950 से लेकर 90 के बीच अच्छा क्या क्या हुआ देश के अंदर और बुरा क्या क्या हुआ। तो एक सवाल ये बन सकता है, या फिर ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950 से 90। जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड मिले ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल असेसमेंट, क्रिटिकल अप्रेजल, तो समझ जाना आपको बताना है पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट, कि 1950 से लेकर 90 तक पॉजिटिव क्या क्या हुआ और नेगेटिव क्या क्या हुआ। तो बताओ भाई, पॉजिटिव इंपैक्ट या फिर एडवांटेज या फिर बेनिफिट क्या थे? तो पहला बेनिफिट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिली 1950 से लेकर 90 तक। अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिली कि 1951 में इंडस्ट्री का जीडीपी 13% था, जो कि 1991 तक लगभग देखो डबल 25% हो गया। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिली, और अभी भी लगभग हर साल 6% के रेट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। सेकंड बोलता है डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ हम डाइवर्सिफाई हुए, हम अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़े। अब हम केवल कॉटन या जूट तक सीमित नहीं थे, हम इसके बियॉन्ड, इसके आगे भी गए और हम बहुत प्रकार की इंडस्ट्री में आ चुके थे। तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इंडस्ट्रीज के टाइप्स बहुत बढ़ गए इंडिया के अंदर। सपोर्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी देश में ग्रोथ होती हुई दिखी। सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, जिससे कि देश में रोजगार के अवसर भी बढ़े और तो और लोगों को पैसा भी कम लगाना पड़ा। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्री, इसका मतलब होता है स्वदेशी इंडस्ट्री, अपने देश की इंडस्ट्री। किस जब सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया कि बाहर से वस्तुएं नहीं मंगाएंगे, इसकी वजह से इंडिया के लोगों ने अपने देश की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना शुरू किया और बहुत सारी इंडिजियस इंडस्ट्री, स्वदेशी इंडस्ट्री मतलब अपनी देश की इंडस्ट्री सामने आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, ऑटोमोबाइल के मामले में, ठीक है, हम फॉरेन कंपटीशन से बचे और हमने अपने देश में अनेक प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित करी। ठीक है, तो ये तो बेनिफिट देखने को मिले। अब नुकसान का थे इन पॉलिसीज के, तो नुकसान ये थे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ने जो है परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया। मैंने बताया आप लोगों को कि पब्लिक सेक्टर के सामने कोई कंपटीशन नहीं था, जिसकी वजह से वो आलसी हो गए थे और वो लॉस में जा रहे थे। तो बोलता है बहुत सारे पीएसयू जो है घाटे में आ गए थे और घाटे में आने के बावजूद भी वो लगातार चल रहे थे। ठीक है, ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा भी उनके ऊपर बर्बाद हो रहा था। वो घाटे में है, फिर भी सरकार उनको लगातार चलाया जा रही है, उनके ऊपर पैसा लगा रही है। तो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस पुअर थी। सेकंड है एक्सेसिव रेगुलेशन, बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट बिजनेस के ऊपर सरकार ने बहुत सारे क्या लगा रखे थे, रेगुलेशन लगा रखे थे, लाइसेंस राज लगा रखा था कि आपको क्या चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा। इसकी वजह से प्राइवेट बिजनेस डिस्करेज हुए, प्राइवेट सेक्टर देश में इतना आगे बढ़ नहीं पाया, प्राइवेट सेक्टर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था एंड काफी टाइम कंज्यूमिंग था कोई नई इंडस्ट्री खोलना। प्राइवेट सेक्टर को काफी लंबे टाइम तक वेट करना, लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ता था और बहुत टाइम बाद कोई इंडस्ट्री स्थापित कर पाते थे। उसके बाद बोलता है वीक एक्सपोर्ट सेक्टर, हमारा सारा का सारा ध्यान
केवल और केवल इंपोर्ट कम करने पे लग गया, हम एक देश का अच्छा स्ट्रॉन्ग एक बेहतरीन एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप नहीं कर पाए। एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप करने में हम लोग क्या हो गए जी, फेल हो गए। और थर्ड पॉइंट बोलता है लो प्रोडक्ट क्वालिटी। क्या आपको पता है कि कंपटीशन नहीं था, ना तो फॉरेन कंपटीशन था ना प्राइवेट कंपटीशन था, सारी वस्तुएं सरकार बनाती थी और सरकार जो है कंपटीशन ना होने की वजह से अच्छी वस्तु नहीं बनाती थी, वस्तु की क्वालिटी काफी लो होती थी और तो और उन्हें सरकार जो है थोड़े महंगे दाम पर भी बेचती थी, तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, द ये कमेंट वाला क्वेश्चन था, द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इंप्रेसिव इंडीड। अल्टीमेटली इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने शुरू के 7 प्लानों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डिफेंड और रिफ्यूट, क्या ये बात सही है? तो आप बोलेंगे जी हाँ, हम इस बात को डिफेंड करते हैं कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है शुरू के 7 प्लान में उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसके आंसर में क्या लिखेंगे? तो उसके आंसर में आपको ये लिख के आना है, ये सारे पॉइंट कि इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, कुछ इस प्रकार की थी। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड इसका आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी, चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा खत्म हो चुका है। कुछ की इवेंट्स रह गए, लगा इन्हें कर लेते हैं। 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1950 प्लानिंग कमीशन आया था, 1951 पहला प्लान आया था, 55 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर कार्य कमेटी की स्थापना हुई थी, 1956 सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपीआर 1956 आया था एंड उसके बाद 2015 में क्या आया था जी, नीति आयोग। ये आवश्यक की इवेंट्स इस चैप्टर के। ठीक है जी, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है और अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना क्या, चैप्टर नंबर 3, जहां पे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे एंड उसको जो है पूरे एक वन शॉट में कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड मे ब्लेस यू, टेक केयर।